वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम रिएक्ट की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और एक खास एपीआई पर बात करेंगे, प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। हाँ, अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग में इंटरेस्टेड हैं और खास तौर पर Node.js एनवायरनमेंट में स्टैटिक HTML पेजेस बनाने के तरीके देख रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए है। बिल्कुल। हमारे पास रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ की सेक्शंस हैं जो इस एपीआई को समझाते हैं। हमारा मिशन है इसे डाइसेक्ट करना, ये समझना कि भाई प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम आखिर है क्या, कब ये काम आता है और इसे इस्तेमाल करने के मेन पॉइंट्स क्या हैं। हाँ बिल्कुल, ये एपीआई स्टैटिक HTML बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, पर इसकी कुछ अपनी नुआंसेस हैं, कुछ खासियतें हैं जो इसे रिएक्ट के दूसरे रेंडरिंग मेथड से अलग बनाती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कब सही चॉइस है और कब शायद आपको कुछ और देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये है क्या प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि ये रिएक्ट कंपोनेंट ट्री को स्टैटिक HTML में रेंडर करता है और आउटपुट देता है Node.js स्ट्रीम के रूप में। हाँ, इसका कोर फंक्शन बिल्कुल यही है। ये मूलतः आप कह सकते हैं स्टैटिक साइट जनरेशन यानी SSG के लिए बना है। मतलब आप अपने वेब पेजेस का पूरा HTML कंटेंट पहले से ही जनरेट कर लेते हैं, बिल्ड टाइम पर या मे बी ऑन डिमांड, लेकिन जो HTML बनता है वो स्टैटिक होता है, उसमें क्लाइंट स्पेसिफिक डायनामिक डेटा नहीं होता। और ये API आपको Node.js में ये HTML जनरेट करने में मदद करता है एक स्ट्रीम के तौर पर। डॉक्यूमेंटेशन में एक और API का जिक्र है, रेंडर टू स्ट्रिंग। इसमें और प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम में क्या फंडामेंटल फर्क है? दोनों ही तो सर्वर पर HTML बना रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें। रेंडर टू स्ट्रिंग भी स्टैटिक HTML बनाता है, लेकिन सस्पेंस के मामले में बिहेवियर अलग है। डॉक्यूमेंटेशन साफ कहता है कि प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम डेटा फेच करने वाली सस्पेंस बाउंड्रीज के रिजॉल्व होने का इंतजार करता है। मतलब अगर आपके कंपोनेंट ट्री में कोई कंपोनेंट है जो सस्पेंस यूज करके डेटा लोड कर रहा है, तो ये API रुकेगा जब तक वो डेटा आता नहीं और फिर फाइनल HTML देगा डेटा के साथ। अच्छा, रेंडर टू स्ट्रिंग ऐसा नहीं करता, वो इंतजार नहीं करेगा। अगर डेटा रेडी नहीं है तो फॉल बैक UI जैसे कोई लोडिंग स्पिनर वो रेंडर कर देगा HTML में। अच्छा, तो मतलब अगर गोल ये है कि फाइनल स्टैटिक HTML में सारा डेटा पहले से हो, कोई लोडिंग स्टेट न दिखे, तो प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम बेहतर है। एग्जैक्टली, ये उन सिनारियोज के लिए है जहां आपको एक कंप्लीट स्टैटिक स्नैपशॉट चाहिए। SEO के लिए या इनिशियल व्यू के लिए बढ़िया है। डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि ये API सिर्फ Node.js के लिए है। हाँ, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है और ये एक की लिमिटेशन है। अगर आप मॉडर्न एज रन टाइम्स यूज करें जैसे क्लाउडफेयर वर्कर्स या वर्सल एज फंक्शंस या फिर डीनो जो वेब स्ट्रीम्स API पे चलते हैं, तो आपको प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम की जगह प्री रेंडर API यूज करना होगा। वो वेब स्ट्रीम्स के साथ कंपैटिबल है। अच्छा, तो ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। आपका डिप्लॉयमेंट टारगेट तय करेगा कि आप कौन सा API यूज कर सकते हैं। ये हर जगह पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। सिंटैक्स है प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम, रिएक्ट नोड, ऑप्शंस। यहाँ ये रिएक्ट नोड क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन कहता है एंटायर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपना मेन ऐप कंपोनेंट पास नहीं करेंगे, आपको पूरा HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देना होगा रूट HTML टैग के साथ। तो आपका रिएक्ट नोड कुछ ऐसा दिखेगा, HTML हेड बॉडी, ऐप सेक्शन बॉडी HTML। आपको हेड के टैग्स, मेटा, CSS के लिए लिंक वगैरह और बॉडी टैग ये सब खुद रेंडर करना होगा। समझ गया। डॉक्यूमेंटेशन में एक एग्जाम्पल भी है एक्सप्रेस राउट हैंडलर का। उसमें API कॉल करके एक प्रील्यूड वेरिएबल मिलता है। हाँ, प्रील्यूड। और उसको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पर .pipe कर रहे हैं। ये प्रील्यूड क्या चीज़ है? प्रील्यूड असल में एक Node.js रीडेबल स्ट्रीम है। जब API अपना काम करता है तो वो जनरेटेड HTML इसी स्ट्रीम में डालता है। Node.js स्ट्रीम्स का फायदा ये है कि आप डेटा को छोटे छोटे चंक्स में हैंडल कर सकते हैं। जब आप prelude.pipe रिस्पॉन्स करते हैं तो Node.js एफिशिएंटली HTML कंटेंट क्लाइंट तक स्ट्रीम कर देता है, पूरी HTML स्ट्रिंग को मेमोरी में लोड किए बिना। ओके, और एग्जाम्पल में ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स देना जरूरी बताया है। ये क्यों? हाँ, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स ऑप्शन बहुत क्रूशल है। ये एक अरे लेता है,
इसमें आपके क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फाइल्स के URLs होते हैं। देखिए, सर्वर से जो स्टैटिक HTML आता है वो इंटरैक्टिव नहीं होता, मतलब उसमें ऑन क्लिक जैसे इवेंट लिसनर्स काम नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। क्लाइंट पर रिएक्ट को इस स्टैटिक HTML से जोड़ना पड़ता है, उसे इंटरैक्टिव बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। तो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स में आप उन JS फाइल्स के पाथ बताते हैं। आमतौर पर आपका मेन बंडल जो क्लाइंट साइड पर हाइड्रेट रूट फंक्शन कॉल करके ये हाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे। राइट, हाइड्रेट रूट। बिना बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स के पेज स्टैटिक ही रह जाएगा, डायनामिक नहीं बनेगा। तो सर्वर रेंडरिंग के बाद क्लाइंट साइड हाइड्रेशन स्टेप क्रिटिकल है इंटरैक्टिविटी के लिए, और बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स बताता है कि क्लाइंट को कौन सी स्क्रिप्ट भेजनी है ये करने के लिए। एग्जैक्टली ये सर्वर रेंडर्ड HTML और क्लाइंट साइड रिएक्ट ऐप के बीच का पुल है। ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में और क्या है? बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स के अलावा बूटस्ट्रैप मॉड्यूल्स और बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट का भी जिक्र है। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल्स बिल्कुल बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स जैसा है, बस स्क्रिप्ट टैग को स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल के साथ बनाता है। अगर आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स मतलब ESM यूज कर रहे हैं तो ये काम आएगा। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट थोड़ा अलग है। ये आपको एक स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट कोड पास करने देता है, वो कोड फिर एक इनलाइन स्क्रिप्ट टैग में रेंडर हो जाता है। ये कुछ खास कामों के लिए हैंडी हो सकता है, जैसे बिल्ड टाइम इन्फॉर्मेशन क्लाइंट तक पहुंचाना। इस पर हम एसेट हैंडलिंग में बात करेंगे अभी। डॉक्यूमेंटेशन में आइडेंटिफाई अ प्रीफिक्स ऑप्शन भी है। ये क्यों जरूरी है? सुनने में थोड़ा ऑब्स्क्योर सा लगता है। हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड यूज केस है पर ज़रूरी हो सकता है। रिएक्ट 18 में यूज आईडी हुक आया था, वो सर्वर और क्लाइंट पर कंसिस्टेंट यूनिक आईडीज जनरेट करता है एक्सेसिबिलिटी वगैरह के लिए। अब सोचिए, अगर एक ही HTML पेज पर दो अलग अलग रिएक्ट एप्लीकेशंस रेंडर हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल हाइड्रेशन रूट्स हैं, तो हो सकता है दोनों ऐप सेम आईडी जनरेट करने की कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। तो आइडेंटिफाइड प्रीफिक्स आपको हर रिएक्ट रूट के लिए एक यूनिक स्ट्रिंग प्रीफिक्स सेट करने देता है। रिएक्ट इस प्रीफिक्स को यूज आईडी से बनने वाले आईडीज के आगे लगा देगा। इससे आईडीज यूनिक बने रहेंगे। की पॉइंट ये है कि सर्वर पर प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम में जो आइडेंटिफाई प्रीफिक्स देंगे वही सेम प्रीफिक्स क्लाइंट साइड हाइड्रेट रूट में भी देना होगा, वरना हाइड्रेशन एरर्स आ सकते हैं। अच्छा, तो मल्टीपल रिएक्ट ऐप्स एक ही पेज पर चलाने में मदद करता है ये, बिना आईडी कॉन्फ्लिक्ट्स के। ठीक है। और ऑप्शंस में नेम स्पेस URI है SVG या MathML के लिए, और ऑन एरर कॉलबैक सर्वर साइड एरर्स को हैंडल करने के लिए। ये किस तरह का एरर्स हैंडल करेगा? ऑन एरर कॉलबैक तब चलता है जब रेंडरिंग के दौरान सर्वर पर कोई एरर आता है। आप इसे एरर लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे किसी मॉनिटरिंग सर्विस को एरर भेजना, या आप चाहें तो यहाँ रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई रिकवरेबल एरर आया और आप क्लाइंट को 500 भेजना चाहते हैं, तो डिबगिंग और प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के लिए काफी यूजफुल है। और एक सिग्नल ऑप्शन भी है प्री रेंडरिंग अबॉर्ट करने के लिए, या बोट कंट्रोलर के साथ काम करता है ना? हाँ, सिग्नल ऑप्शन अबॉर्ट कंट्रोलर वेब API के साथ इंटीग्रेट होता है। अबॉर्ट कंट्रोलर एक स्टैंडर्ड तरीका है एसिंक ऑपरेशंस कैंसिल करने का। आप एक अबॉर्ट कंट्रोलर इंस्टेंस बना सकते हैं और उसकी सिग्नल प्रॉपर्टी को ऑप्शंस में पास कर सकते हैं। अगर बाद में आप उस कंट्रोलर पर अबॉर्ट मेथड कॉल करते हैं, जैसे टाइम आउट के बाद, तो रिएक्ट रेंडरिंग प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेगा। इसके इम्प्लीकेशंस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। एक खास बात डॉक्यूमेंटेशन हाईलाइट करता है, नॉन्स ऑप्शन यहाँ नहीं है। ये क्यों? नॉन्स तो CSP कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए जरूरी हो सकता है, इनलाइन स्क्रिप्ट्स के लिए। ये सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CSP नॉन्सेस का इस्तेमाल इनलाइन स्क्रिप्ट्स या स्टाइल्स को अलाउ करने के लिए होता है, ताकि ब्राउजर उन्हें ट्रस्ट कर सके। सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि नॉन्स हर रिक्वेस्ट पर यूनिक हो, ताकि अटैकर्स उसे गेस न कर सके। प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम स्टैटिक HTML बनाता है, जो अक्सर बिल्ड टाइम पर बनता है और मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट्स के लिए सर्व होता है। हाँ, सही बात है। अगर आप प्री रेंडर्ड HTML में एक स्टैटिक नॉन्स डाल देंगे तो वो हर रिक्वेस्ट पर सेम रहेगा। ये CSP के पर्पस को ही खत्म कर देगा और सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा। इसीलिए रिएक्ट टीम ने कॉन्शियसली इस API में नॉन्स ऑप्शन नहीं दिया है। स्ट्रीमिंग SSR APIs जैसे रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम में ये ऑप्शन होता है, क्योंकि वो पर रिक्वेस्ट रेंडर करते हैं। ये समझदारी भरा फैसला लिखता है सिक्योरिटी के हिसाब से। अब एक प्रैक्टिकल चैलेंज पर आते हैं। रियल वर्ल्ड ऐप्स में अक्सर होता है, बिल्ड प्रोसेस के दौरान कैशिंग के लिए CSS और JS फाइल्स के नाम बदल जाते हैं, हैश लग जाता है उनमें।
जैसे styles.css बन गया styles.123456.css। इन्हें कोड में हार्ड कोड तो कर नहीं सकते। डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या सोल्यूशन देता है? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए एक अच्छा पैटर्न बताता है। आइडिया ये है कि आप अपने मेन रूट कंपोनेंट जैसे ऐप को एक प्रॉप पास करें। डॉक्यूमेंटेशन उसे एसेट मैप कहता है। ये एसेट मैप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा जो जेनेरिक एसेट नेम्स को एक्चुअल हैश्ड फाइल नेम से मैप करेगा, जैसे main.js, assets main.1a2b3c.js, styles.css, assets styles.4d5e6f.css। ये मैप आपको बिल्ड प्रोसेस से मिलेगा। सर्वर पर रेंडर करते समय हम एसेट मैप पास करेंगे। कंपोनेंट इस मैप से सही लिंक या स्क्रिप्ट टैग रेंडर कर लेगा। और प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम के ऑप्शंस में बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स देते समय भी हम मैप से सही JS फाइल का पाथ निकालेंगे, जैसे bootstrapscripts.assetmap.main.js। बिल्कुल सही। सर्वर साइड रेंडरिंग तो ऐसे हैंडल हो जाएगा। लेकिन हाइड्रेशन का क्या? क्लाइंट साइड पर हाइड्रेट रूट को कॉल करते समय कंपोनेंट्स को एग्जैक्टली वही प्रॉप्स मिलने चाहिए जो सर्वर पर मिले थे, वरना मिसमैच एरर आएगा। हाँ, वरना रिएक्ट हाइड्रेशन मिसमैच एरर देगा। इसका मतलब है कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को भी इस एसेट मैप की जरूरत पड़ेगी। तो क्लाइंट तक ये एसेट मैप कैसे पहुंचेगा? यहीं पर वो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट ऑप्शन काम आता है। डॉक्यूमेंटेशन का सजेशन है कि आप सर्वर पे एसेट मैप ऑब्जेक्ट को jasons.stringify करें और एक छोटी इनलाइन स्क्रिप्ट जनरेट करें जो इस जेसन स्ट्रिंग को क्लाइंट पर एक ग्लोबल वेरिएबल जैसे window.assetMap में असाइन कर दें। ये इनलाइन स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट के जरिए HTML में डाल सकते हैं। ओ, समझ गया। तो सर्वर HTML के साथ एक इनलाइन स्क्रिप्ट भेजेगा, जैसे स्क्रिप्ट window.assetMap is equal to main.js, assets main.1a2b3c.js, etc. स्क्रिप्ट फिर क्लाइंट साइड पर जो मेन बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट लोड होगी वो window.assetMap को एक्सेस कर सकती है और हाइड्रेट रूट कॉल करते समय वही मैप पास कर सकती है। हाइड्रेट रूट डॉक्यूमेंट ऐप एसेट मैप इक्वल्स window.assetMap। ये वाकई काफी क्लेवर तरीका है बिल्ड स्पेसिफिक इन्फो को सर्वर क्लाइंट में सिंक रखने का। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्वर रेंडर्ड रिएक्ट एप्स में। चलिए अब सस्पेंस इंटीग्रेशन पर वापस आते हैं। हमने शुरू में कहा था कि ये API डेटा लोड होने का इंतजार करता है। डॉक्यूमेंटेशन में प्रोफाइल पेज का एग्जाम्पल है जिसमें पोस्ट्स कंपोनेंट डेटा लोड करता है और सस्पेंस में रैप्ड है। ये कैसे काम करता है? ये प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम की डिफाइनिंग फीचर्स में से एक है। जब रिएक्ट रेंडर करते हुए किसी सस्पेंस बाउंड्री पर पहुंचता है और देखता है कि अंदर का कंपोनेंट जैसे पोस्ट्स डेटा फेच कर रहा है यूजिंग अ सस्पेंस इनेबल्ड मैकेनिज्म, तो प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम रेंडरिंग पॉज कर देता है। ये इंतजार करता है जब तक डेटा फेचिंग पूरी नहीं हो जाती, मतलब अंडरलाइंग प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। जैसे ही डेटा आता है, रिएक्ट रेंडरिंग रिज्यूम करता है और फाइनल HTML जनरेट करता है जिसमें फॉलबैक UI की जगह एक्चुअल लोडेड डेटा होता है। तो स्टैटिक HTML में लोडिंग स्पिनर्स के बजाय कंटेंट पहले से मौजूद होता है। ये SEO और यूजर एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि सस्पेंस सिर्फ कुछ खास तरह के डेटा सोर्सेज के साथ ही काम करता है। ये जानना जरूरी है, वरना डेवलपर एक्सपेक्ट करेगा कि किसी भी फेचिंग का इंतजार होगा। हाँ, ये लिमिटेशन समझना बहुत जरूरी है। सस्पेंस कंपोनेंट सिर्फ सस्पेंस एनेबल्ड डेटा सोर्सेज को ही ट्रिगर करता है। डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक इनमें मेन है सस्पेंस एनेबल्ड डेटा फेचिंग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जैसे रिले, Next.js का डेटा फेचिंग, react.lazy से कंपोनेंट कोड की लेजी लोडिंग, जब तक कोड लोड नहीं होता सस्पेंस फॉलबैक दिखाता है, और यूज हुक से प्रॉमिस का वैल्यू पढ़ना। ये रिएक्ट 19 में आया नया तरीका है प्रॉमिसेस को सस्पेंस से इंटीग्रेट करने का। अच्छा। क्रिटिकली सस्पेंस ऑटोमेटिकली उस डेटा को डिटेक्ट नहीं करता जो यूएफेक्ट हुक या इवेंट हैंडलर्स में फेच किया गया हो। ओह। अगर आप डेटा फेचिंग इस तरह से कर रहे हैं तो प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम उसका इंतजार नहीं करेगा, फॉलबैक UI रेंडर हो जाएगा अगर दिया है तो। डॉक्यूमेंटेशन ये भी नोट करता है कि कस्टम सस्पेंस डेटा सोर्स बनाने का ऑफिशियल API अभी स्टेबल या पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो प्रैक्टिकली ज्यादातर डेवलपर्स को या तो फ्रेमवर्क के सॉल्यूशंस यूज करने होंगे या यूज हुक पर रिलाई करना होगा ताकि डेटा का इंतजार हो। ये जानना बहुत जरूरी था। स्टैंडर्ड यूज इफेक्ट फेचिंग यहाँ काम नहीं करेगी सर्वर साइड डेटा वेटिंग के लिए। अच्छा,
क्या इस API से स्ट्रीम के बजाय सीधा HTML स्ट्रिंग मिल सकता है? मान लीजिए मुझे स्ट्रीम प्रोसेस नहीं करनी, बस फाइनल HTML चाहिए फाइल में सेव करने के लिए। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। जैसा हमने कहा, प्रील्यूड एक स्टैंडर्ड Node.js रीडेबल स्ट्रीम है। आप स्ट्रीम के इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। डेटा इवेंट पर जो HTML चंक्स आते हैं उन्हें एक वेरिएबल में जोड़ते जा सकते हैं। जब एंड इवेंट फायर होता है, मतलब सारा HTML आ गया, आपके वेरिएबल में पूरी HTML स्ट्रिंग होगी। डॉक्यूमेंटेशन में इसका कोड एग्जाम्पल भी है। प्रॉमिस यूज करके इसे एसिंक फंक्शन में रैप किया गया है ताकि आप अवेट करके फाइनल स्ट्रिंग पा सकें। जहां स्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, वहां ये यूजफुल है। अब उस सिग्नल ऑप्शन और अबॉर्ट कंट्रोलर पर वापस आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में प्री रेंडरिंग को टाइम आउट के बाद अबॉर्ट करने का तरीका बताया है। ये किस सिचुएशन में काम आ सकता है और इसका नतीजा क्या होता है? ये एक एडवांस्ड फीचर है। रेंडरिंग प्रोसेस पर ज़्यादा कंट्रोल देता है। आप एक अबॉर्ट कंट्रोलर इंस्टेंस बना सकते हैं। टाइम आउट यूज करके एक टाइम के बाद, जैसे 5 सेकंड, कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और कंट्रोलर का सिग्नल ऑप्शंस में पास कर सकते हैं। अगर आपकी डेटा फेचिंग या रेंडरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और टाइम आउट हो जाता है, तो अबॉर्ट कॉल होगा। इससे क्या होगा? रेंडरिंग फेल हो जाएगी, स्ट्रीम एम्प्टी रहेगी? नहीं, फेल नहीं होगी। जब अबॉर्ट कॉल होता है, रिएक्ट ग्रेसफुली रेंडरिंग रोकता है। जो HTML कंटेंट अबॉर्ट सिग्नल मिलने से पहले रेंडर हो चुका था, वो प्रील्यूड स्ट्रीम में फिर भी भेजा जाएगा। लेकिन जो सस्पेंस बाउंड्रीज उस समय तक रिजॉल्व नहीं हो पाई थीं, जिनका डेटा लोड हो रहा था, वो अपने फॉलबैक UI के साथ रेंडर होंगी। तो मतलब एक इनकम्प्लीट HTML मिलेगा, कुछ कंटेंट, कुछ लोडिंग स्टेट्स। हाँ, आपको एक इनकम्प्लीट HTML मिलेगा। इसका क्या फायदा हो सकता है इनकम्प्लीट HTML का? इसका एक पोटेंशियल यूज केस पार्शियल प्री रेंडरिंग हो सकता है। आप इनिशियल HTML का कुछ हिस्सा जल्दी जनरेट करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। बाद में क्लाइंट साइट पर JS लोड होने पर या सर्वर पर ही किसी दूसरे प्रोसेस में रिएक्ट के दूसरे APIs का इस्तेमाल करके रेंडरिंग को वहीं से रिज्यूम किया जा सकता है जहां छोड़ा गया था, और डेटा लोड होने पर फॉलबैक UI को एक्चुअल कंटेंट से रिप्लेस किया जा सकता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में यूजफुल हो सकता है, जहां आप इनिशियल लोड टाइम और कंप्लीट कंटेंट के बीच ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड SSG यूज केस के लिए आप शायद ही इसे अबॉर्ट करना चाहें। समझ गया। अब ट्रबल शूटिंग सेक्शन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में एक कॉमन इशू है, माई स्ट्रीम डजंट स्टार्ट अंटिल द एंटायर ऐप इज रेंडर्ड। लोग शायद उम्मीद करते हैं कि कंटेंट धीरे धीरे स्ट्रीम होगा, जैसे कुछ दूसरी सर्वर रेंडरिंग टेक्निक्स में होता है। हाँ, ये कंफ्यूजन होना नेचुरल है, खासकर अगर कोई रिएक्ट के स्ट्रीमिंग SSR API से फेमिलियर है। लेकिन जैसा हमने बार बार डिस्कस किया और डॉक्यूमेंटेशन भी कंफर्म करता है, प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम SSG के लिए है। इसका फंडामेंटल डिजाइन ही ऐसा है कि ये पूरा कंटेंट तैयार होने तक इंतजार करता है, इंक्लूडिंग ऑल सस्पेंस बाउंड्रीज रिजॉल्विंग। ये कंटेंट को चंक बाय चंक स्ट्रीम नहीं करता जैसे जैसे वो तैयार होता है। आउटपुट स्ट्रीम प्रील्यूड में डेटा तभी आता है जब सारा HTML जनरेट हो जाता है। ये बिहेवियर बाय डिजाइन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर परफॉर्मेंस? अगर किसी को परफॉर्मेंस बेनिफिट्स चाहिए, जैसे टाइम टू फर्स्ट बाइट TTFB इंप्रूव करना, और कंटेंट जैसे ही सर्वर पर रेडी हो उसे तुरंत ब्राउजर को भेजना शुरू करना है, तो प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम सही चॉइस नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उन सिनेरियोज के लिए रिएक्ट के पास डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर रेंडरिंग APIs हैं। Node.js के लिए रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम है, और वेब स्ट्रीम कंपैटिबल एनवायरनमेंट्स के लिए रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम है। ये APIs बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे ही HTML का पहला चंक, जैसे HTML हेड, तैयार होता है, वो उसे क्लाइंट को भेज देते हैं। ब्राउजर तुरंत उसे पार्स और रेंडर करना शुरू कर सकता है। अच्छा। फिर जैसे जैसे सर्वर पर डेटा लोड होता है और रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर होते हैं, उनके HTML चंक्स भी स्ट्रीम होते जाते हैं और क्लाइंट साइट पर इंजेक्ट होते जाते हैं। इससे TTFB बहुत फास्ट होता है। यूजर को कंटेंट जल्दी दिखना शुरू हो जाता है, भले ही पूरा पेज लोड होने में समय लगे। हाँ, ये तो बड़ा फर्क है। तो प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम, स्टैटिक, वेट्स फॉर ऑल डेटा, और स्ट्रीमिंग SSR, डायनामिक, स्ट्रीम्स चंक्स इमीडिएटली, के बीच ये फंडामेंटल डिफरेंस है। आपकी एप्लीकेशन की नीड्स और परफॉर्मेंस गोल्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच चुनेंगे। ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो संक्षेप में कहें तो प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम
Node.js में React एप्स का कंप्लीट स्टैटिक HTML जनरेट करने के लिए एक फोकस टूल है। ये तब बेस्ट है जब आपको डेटा लोड होने के बाद का फाइनल HTML चाहिए, शायद बिल्ड टाइम पर जनरेट करने के लिए या ऑन डिमांड स्टैटिक पेजेस सर्व करने के लिए। डायनामिक एसेट फाइल नेम हैंडलिंग का पैटर्न और सस्पेंस के साथ इंटीग्रेशन इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सोचना दिलचस्प है कि वेब डेवलपमेंट का लैंडस्केप कैसे बदल रहा है। एज कंप्यूटिंग और प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक रन टाइम्स जो वेब स्ट्रीम्स पर चलते हैं, उनका ट्रेंड बढ़ रहा है। ऐसे में Node.js स्पेसिफिक APIs जैसे प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम का रिएक्ट इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा? क्या प्री रेंडर जैसे प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक APIs ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे? और ये पेरेनियल सवाल तो हमेशा रहता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रेंडरिंग स्ट्रैटेजी क्या है? SSG, using APIs like this one, SSR, often streaming, या client side rendering CSR? हाँ, ये तो हमेशा का सवाल है। इसका जवाब परफॉर्मेंस ट्रेड-ऑफ्स, SEO रिक्वायरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन के टाइप जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इज की। ये एक ऐसा एरिया है जिस पर डेवलपर्स को लगातार सोचते रहना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि लैंडस्केप कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। उम्मीद है इस चर्चा से प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम API और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद मिली होगी। द डीप डाइव सुनने के लिए धन्यवाद।